जय हिंद साथियों। अगस्ता एस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अगस्ता एस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के सेशन के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान हम इस सेशन के माध्यम से सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत में 19वीं सदी में ऐसा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, और इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को संचालित करने के लिए भारत में वो कौन कौन सा मंच बना, कौन कौन सा क्षेत्र बना और कौन कौन सुधारक उभरे जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में विभिन्न अभियान चलाए। ये सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो विभिन्न अभियान जो है आपके प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो केशव चंद्र सेन की भूमिका हो, राजा राम मोहन राय की भूमिका हो, स्वामी विवेकानंद की भूमिका हो, या प्रार्थना समाज या आर्य समाज की भूमिका हो। तो इन सारे टॉपिकों को आज इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द क्विक रिवीजन के माध्यम से इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट जो भी उपलब्धियां है उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सेशन को ज्यादा लेट ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि टॉपिक का नाम लिखा हुआ है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये शुरुआत क्यों हुई और क्या ऐसा कारण था कि ये शुरुआत होने का आधार बन रहा था, और भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान क्या क्या भूमिका रहा, उन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक चीजों को पहले समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उभरा, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का एक मंच बना रिफॉर्मिस्टों का। ये एक मंच बना रिफॉर्मिस्ट का, सुधारवादी का। और भारत में ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला उसका एक मंच बना रिवाइवलिस्ट का, ठीक है ना। तो ये दोनों मंच अगर मिला दें तो ये दोनों मंच ही संयुक्त तौर पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का ये आधार बना। तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो 19वीं सदी में शुरू हुई, ये बेसिकली सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी, इन दोनों के द्वारा जो पहल हुआ वही पहल जो है वो मुख्य रूप से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में जाना गया। और इन दोनों का अगर कार्य क्षेत्र देखें तो इन दोनों का कार्य क्षेत्र भी बटा हुआ था। जैसे रिफॉर्मिस्ट का मुख्य रूप से उद्देश्य भारतीय धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना रहा, वही रिवाइवलिस्ट यानी पुनरुत्थानवादियों का मुख्य उद्देश्य भारतीय धर्म और संस्कृति की अच्छाइयों को उजागर करना हो, चाहे वो पुनः वेदों की ओर चलो, चाहे इस्लाम में देवबंदी आंदोलन। तो इन सारे चीजों को हमें आज के सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होने का क्या कारण रहा। तो सबसे पहला आधार हमें इस टॉपिक के माध्यम से यही समझना होगा कि भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत के पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जो ये आधार बनता है। जैसे सबसे पहला आधार देखें तो औपनिवेशिक संस्कृति का प्रसार। तो जिस प्रकार से भारत में औपनिवेशिक संस्कृति का प्रसार हुआ, चाहे वो पश्चिमीकरण के रूप में, चाहे वो पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के रूप में, इस औपनिवेशिक संस्कृति का प्रसार ने भारतीय धर्म और संस्कृति को नकारने का प्रयास किया। और ऐसे औपनिवेशिक संस्कृति के प्रसार में मिशनरियों की भूमिका निकल कर आई, पश्चिमी संस्कृति की भूमिका निकल कर आई, पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका निकली। तो जिस प्रकार से भारत में ये पश्चिमीकरण तीव्र हो रहा था, इस पश्चिमीकरण ने भारतीय धर्म और संस्कृति को नकारने का प्रयास किया, और यही औपनिवेशिक सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। और ये औपनिवेशिक सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्होंने भारतीय संस्कृति को नकारने का प्रयास किया, भारतीय धर्म एवं संस्कृति को नकारने का प्रयास किया। तो जिस प्रकार से औपनिवेशिक सांस्कृतिक प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बताने, ये औपनिवेशिक सांस्कृतिक प्रभुत्व को श्रेष्ठ बताने के लिए इन्होंने श्वेत प्रजाति सिद्धांत को
श्वेत प्रजाति सिद्धांत को प्रस्तुत किया और इस श्वेत प्रजाति सिद्धांत के तहत इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ और भारतीय संस्कृति और भारतीयों को एक निम्न दिखाने का प्रयास किया। तो जिस प्रकार से भारत में श्वेत प्रजाति सिद्धांत का प्रसार होना, जिस प्रकार से औपनिवेशिक संस्कृति का प्रसार होना, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार होना, मिशनरियों का जो आगमन होना शुरू हुआ, ये सभी जो है वो बेसिकली भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होने का आधार बन रहा था। और उसमें अगर देखें तो भारतीयों का इस विचारधारा के संपर्क में आ जाना और ये विचारधारा के संपर्क ने भी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का आधारशिला तैयार किया। यह विचारधारा जो है वो खास तौर पर स्वतंत्रता समानता जैसी चीजों पर जोर देती है, यानी कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता समानता पर जोर दी गई, इस स्वतंत्रता समानता के विचारधारा के संपर्क में भारतीय आए और भारतीयों ने भी हमारे धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। ये स्वतंत्रता और समानता के संपर्क में भारत में जो वर्ग उभर कर आया या जो वर्ग इस विचारधारा के संपर्क में आए वही थे भारत में मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग। और भारत में जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ ये खास तौर पर यही मध्यम बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा शुरू हुआ। तो भारत में 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार जो क्रांति हुई, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई, उसके पीछे बेसिकली ये मुख्य 3 ऐसे कारण हैं जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होने का आधार बनाता है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उभरने का कारण रहा। अब इस प्रकार जब भारत में ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उभरा, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो है वो मुख्य रूप से अगर देखें तो ये बंगाल प्रमुख केंद्र के रूप में अगर देखें तो महाराष्ट्र प्रमुख केंद्र के रूप में अगर देखें तो दक्षिण भारत के रूप में निकल कर आता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का कई क्षेत्र उभर कर आया और कई क्षेत्र में कई ऐसे सुधारक जो है वो उन्होंने सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में पहल किया। ये आपके प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पहल करने में किन किन सुधारकों का योगदान रहा है। अगर हम देखें तो इन सुधारकों में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वह है राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय ही भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने गए। भारत में जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की अगर शुरुआत अगर देखें तो ये मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय के द्वारा कहा गया राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया, जिस कारण राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत भारत में अगर कहीं से हुआ तो वो बंगाल से हुआ और बंगाल की तुलना जो है ये यूरोप की इटली से की गई। जिस प्रकार से यूरोप में पश्चिमी पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी, उसी प्रकार भारत में ये पुनर्जागरण की शुरुआत अगर कहीं से माना जाता है तो वह है आपका बंगाल। तो बंगाल में ये सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई और ऐसे सुधारवादी आंदोलन का प्रमुख केंद्र अगर हम बंगाल में देखें तो ये पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि बंगाल में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का बंगाल में कई ऐसे मंच बना जिसके माध्यम से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। अब ये एक मंच बना, ये विचारधारा यानी जो भारतीय और पाश्चात्य ये दोनों संस्कृति को जो लेकर चलने वाले थे, ऐसे सुधारक का एक मंच बना जो भारतीय संस्कृति को भी थोड़ा बहुत लेकर चलना चाह रहे थे, उनकी अच्छाइयों को लेकर चलना चाह रहे थे और पश्चिमी संस्कृति को भी प्रसार करना चाह रहे थे। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वही थे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का क्या क्या उपलब्धि रहा है वो जब अभी हम आएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से बंगाल में एक दृष्टिकोण उभरा ये पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से, यानी इनका मानना था कि पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से सुधार लाना और ऐसे पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से सुधार लाने वाले व्यक्ति में जिनका एकमात्र उद्देश्य था कि पश्चिमी संस्कृति के माध्यम से सुधार लाना, इनमें जो अगर नाम आता है वो है आपका हेनरी विवियन डेरेजियो। ये ध्यान में रखिएगा कि हेनरी विवियन डेरेजियो का जो योगदान है वो है केवल पश्चिमी संस्कृति
पश्चिमी संस्कृति के माध्यम से सुधार लाना, और ये हेनरी विवियन डेरेजियो का योगदान था, जिन्होंने बंगाल क्षेत्र में यंग बंगाल मूवमेंट चलाया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा। और यंग बंगाल मूवमेंट के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति के द्वारा जो हमारी संस्कृति में जो भी बुराइयां है या भारत की सुधार करना, भारत की संस्कृति में सुधार लाना, ये समाज में सुधार लाना, ये मुख्य रूप से पश्चिमी आदर्श के माध्यम से करने का प्रयास किया गया, जिसका योगदान हेनरी विवियन डेरेजियो का रहा, जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया। उसी प्रकार से बंगाल में एक और मंच बना जिसका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति को यथास्थिति बनाए रखना। और ये भारतीय संस्कृति को यथास्थिति बनाए रखने वाले में अगर हम नाम देखें तो ये नाम था राधाकांत देव। तो राधाकांत देव के द्वारा ये मुख्य रूप से भारतीय ये कह सकते हैं कि पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को ही लेकर चलने वाले बंगाल में जो व्यक्ति थे वो थे राधाकांत देव। और इनके द्वारा 1830 में धर्म सभा की स्थापना की गई। तो ये धर्म सभा की स्थापना जो है वो 1830 में राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि बंगाल में 3 ऐसे मंच बने, एक भारतीय और पश्चिमी संस्कृति का मिला हुआ रूप, दूसरा केवल पश्चिमी संस्कृति से जुड़े हुए लोग जिसके माध्यम से सुधार लाना, और तीसरा भारतीय संस्कृति को यथास्थिति बरकरार रखने का दृष्टिकोण। यथास्थिति बरकरार रखने वाले दृष्टिकोण में एकमात्र व्यक्ति आते हैं राधाकांत देव, और पश्चिमी संस्कृति के माध्यम से सुधार लाने वाले में एकमात्र व्यक्ति आते हैं वह है आपका हेनरी विवियन डेरेजियो। इसके अलावा जो ये दृष्टिकोण रखने वाले पश्चिमी और पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित अगर देखें, पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित जो है अगर देखें तो ऐसे दृष्टिकोण रखने वाले कई सारे सुधारक रहे हैं, जिसमें से खास तौर पर राजा राममोहन राय का नाम आता है, केशव चंद्र सेन का नाम आता है। ये लोग जो है वो भारतीय और पश्चिमी दोनों संस्कृति को बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहीं से हमें प्रीलिम के हिसाब से कुछ चीजों को समझना होगा, जैसे राजा राममोहन राय का योगदान भारतीय धर्म और संस्कृति के सुधारने में क्या क्या निकल कर आया, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। जैसे राजा राममोहन राय का एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि 1815 में राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया, और ये आत्मीय सभा जो है वो बेसिकली एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने का दृष्टिकोण था। तो ये आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना होगा कि आत्मीय सभा का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था, और आत्मीय सभा के माध्यम से वो एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। उसी प्रकार से राजा राममोहन राय का दूसरा योगदान अगर देखें तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना के रूप में इनका योगदान निकल कर आता है। ये ब्रह्म समाज अगर देखें तो ब्रह्म समाज के माध्यम से भारतीय धर्म और संस्कृति में व्याप्त कई ऐसे बुराइयों पर प्रहार करने का दृष्टिकोण था, चाहे वो सती प्रथा की समाप्ति, विधवा व्यवस्था के समाप्ति को लेकर, चाहे वो बहुदेववाद पर प्रहार करना, मूर्ति पूजा पर प्रहार करना, शिक्षा का प्रसार करना, ये सभी योगदान जो है वो मुख्य रूप से राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया ब्रह्म समाज के माध्यम से। इसके अलावा ब्रह्म समाज के अलावा राजा राममोहन राय का एक और योगदान 1829 में आता है। रेगुलेशन 17 के तहत इनके द्वारा, इनके प्रयास से, इनके द्वारा नहीं कर सकते हैं, इनके प्रयास से सती प्रथा की समाप्ति की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत में सती प्रथा की समाप्ति 1829 में हुआ था, और इस सती प्रथा की समाप्ति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंग। यानी विलियम बेंटिंग के समय में 1829 में सती प्रथा की समाप्ति, ये मुख्य रूप से योगदान निकल कर आता है। राजा राममोहन राय का अगर हम योगदान देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका योगदान निकल कर आता है। जैसे राजा राममोहन राय के रूप में अगर हम देखें कि राजा राममोहन राय के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 1817 में, ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना ये मुख्य रूप से इनके पहल से
किया गया था। इस हिंदू कॉलेज की स्थापना में अन्य व्यक्ति का भी योगदान रहा है। जैसे अन्य व्यक्ति के रूप में अगर देखें तो कई ऐसे व्यक्ति जो है ये इनके डेविड हेयर के संदर्भ में, अलेक्जेंडर डफ के संदर्भ में, ये सब जो है ना, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ जैसे लोगों के द्वारा जो है ये हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और यही हिंदू कॉलेज जो है वह आगे जाकर प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में तब्दील हो जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो राजा राम मोहन राय का एक प्रयास हिंदू कॉलेज की स्थापना, उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में एक और प्रयास 1825 में किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना। तो ये जितने भी फैक्ट है ये सभी फैक्ट आपको राजा राम मोहन राय से संबंधित है। ये सभी फैक्टों को आपको ध्यान में रखना होगा। कुल मिलाकर अगर हम राजा राम मोहन राय का योगदान अगर देखें तो सती प्रथा 1829 में, ब्रह्म समाज 1828 में, आत्मीय सभा 1817 में, हिंदू कॉलेज 1817, आत्मीय सभा 1815 में, हिंदू कॉलेज 1817 में, वेदांत कॉलेज 1825 में, ये सब योगदान जो है वो राजा राम मोहन राय का योगदान निकल कर आता है। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है और राजा राम मोहन राय के मृत्यु के पश्चात ये ब्रह्म समाज से कई लोग जुड़े हैं। तो थोड़ा यहाँ ब्रह्म समाज को भी हम डिटेल में डिस्कस करा देते हैं आपको कि ये ब्रह्म समाज से संबंधित क्या क्या फैक्ट निकल कर आ रहा है। जैसे ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ये 1828 से 1833 तक इनके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का संचालन हुआ। 1833 से 1843 तक ब्रह्म समाज से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में अगर हम देखें तो ये नाम आता है आपका द्वारिका नाथ टैगोर का। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि ब्रह्म समाज के संचालन से जुड़े हुए अगला व्यक्ति कौन थे, वो था द्वारिका नाथ टैगोर। ब्रह्म समाज से एक और फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, 1843 से 1847 तक ब्रह्म समाज के संस्था संचालक के रूप में देवेंद्र नाथ टैगोर के नाम, ये इनके द्वारा ये चलाया गया मुख्य रूप से। अगला फैक्ट अगर देखें तो 1843 से 1857 तक ब्रह्म समाज से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम अगर आता है तो केशव चंद्र सेन का नाम आता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि केशव चंद्र सेन का नाम आता है, केशव चंद्र सेन। ये सभी जो है ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए लोग रहे हैं। 1857 में पहली बार ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। 1857 से नहीं, सॉरी, 1843 से 47 तक में, और 1847 से 1865 तक ये केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो है ये ब्रह्म समाज चला। ठीक है ना, 1847, सॉरी ये मैं फैक्ट, ये 1843 से 1857 तक, ये फैक्ट थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। 1843 से 1857 तक ये केशव देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, और 1857 से 1865 तक ये केशव चंद्र सेन के द्वारा। ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 1843 से 1857 तक ब्रह्म समाज का संचालन जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, 1857 से 1865 तक ब्रह्म समाज का संचालन जो है वो केशव चंद्र सेन के द्वारा। और ये पहला विभाजन ब्रह्म समाज का 1865 में होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्म समाज का विभाजन 1865 में पहला हुआ, और केशव चंद्र सेन के द्वारा जो ब्रह्म समाज से वो हटकर एक नया संगठन बनाए जिसको कहा गया भारतीय ब्रह्म समाज। तो ये भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1865 में हुआ था, और ये केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित यह संस्था था। और दूसरा अगर देखें तो मुख्य रूप से 1865 जो मूल ब्रह्म समाज था जिसकी स्थापना 1828 में हुई थी वो कहलाया आदि ब्रह्म समाज। और इस आदि ब्रह्म समाज जो है वो किसके द्वारा संचालित हुआ, देवेंद्र नाथ
टैगोर के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि मूल ब्रह्म समाज 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया और केशव चंद्र सेन संगठन से हटकर एक अलग संगठन बनाया जिसको भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। और यही भारतीय ब्रह्म समाज 1878 में फिर विभाजित होता है साधारण ब्रह्म समाज के रूप में। ये साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो कब हुआ, तो 1878 में हुआ आनंद मोहन बोस के द्वारा। इसके संस्थापक कौन थे, वो थे आनंद मोहन बोस। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये फिगर के माध्यम से हमने आपको ब्रह्म समाज के संस्थापक से लेकर विभाजन तक के हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कराए। अब बंगाल का अगला जो रिफॉर्मिस्ट है वो रिफॉर्मिस्ट मुख्य रूप से अगर देखें तो ये नाम आता है आपका केशव चंद्र सेन के रूप में। ये केशव चंद्र सेन का भी एक योगदान जो है वो उभर कर आता है। ये मुख्य रूप से अगर देखें तो केशव चंद्र सेन का भी कुछ भूमिका। तो केशव चंद्र सेन के संदर्भ में अभी हमने आपको बताया कि केशव चंद्र सेन 1857 से 1865 तक ये केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज के अध्यक्ष के रूप में रहे। ब्रह्म समाज का संचालन केशव चंद्र सेन के द्वारा हुआ। 1865 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से हटकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किए और भारतीय ब्रह्म समाज के द्वारा केशव चंद्र सेन के भारतीय ब्रह्म समाज के माध्यम से केशव चंद्र सेन के द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए। जैसे अगर हम बात करें तो उनके एक महत्वपूर्ण कार्य में से निकल कर आता है ब्रह्म विवाह अधिनियम, इसी को नेटिव मैरिज एक्ट कहा जाता है। तो 1872 में इनके द्वारा ब्रह्म विवाह अधिनियम या नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया, ब्रह्म विवाह अधिनियम। और इस ब्रह्म विवाह अधिनियम के तहत लड़कियों की उम्र सीमा विवाह की 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया था। तो ये आपको फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। इनके द्वारा दूसरा योगदान जो है वो है आपका इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना। ये भी केशव चंद्र सेन का योगदान रहा है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना ये भी केशव चंद्र सेन के उपलब्धि के रूप में निकल कर आता है। इसकी स्थापना अगर देखें इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना तो 1870 में, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा, 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के माध्यम से केशव चंद्र सेन ने कई प्रकार के कार्य किए, जैसे महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह के संदर्भ में रोक लगाना, ये सब इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के द्वारा ये कार्य थे। लेकिन केशव चंद्र सेन की जो संस्था भारतीय ब्रह्म समाज था, इसका विभाजन हो जाता है 1878 में, जो हमने पिछले भी स्लाइड में बताया था। और वही 1872 में भारतीय ब्रह्म समाज से हटकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में किया गया। तो ये केशव चंद्र सेन एक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर देखें तो बंगाल में एक और रिफॉर्मिस्ट का योगदान है और वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में डलहौजी के समय में ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था, जिसको कैनिंग के समय में लागू किया गया था। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक योगदान आपको ये ध्यान में रखना होगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में लाया गया था, डलहौजी के समय में। किसके द्वारा पारित लाने का प्रयास किया गया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और किसके समय ये लागू किया गया था, तो कैनिंग के समय में। इसके अलावा ईश्वर चंद्र सेन का दूसरा उद्यान है कि इसने कई बालिका विद्यालय की स्थापना इन्होंने किया। ये जब बैथुन स्कूल के निरीक्षक, बैथुन स्कूल के बारे में हमने आपको बताया होगा कि बैथुन स्कूल बेसिकली एक गर्ल्स स्कूल के रूप में उभर कर आया और बैथुन स्कूल के निरीक्षक के रूप में इन्होंने 35 बालिका विद्यालय की स्थापना की है। तो ये आपका एक ध्यान में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रोल आपको ध्यान में रखना है, जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1856 वाला जो है विधवा पुनर्विवाह, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से बंगाल क्षेत्र में एक और सुधारक के रूप में भूमिका निकल कर आता है, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को काफी उजागर करने का प्रयास किया और इन्हीं के
प्रयास से आनंद मठ की रचना की गई। तो ये आनंद मठ की जो रचना है ये बेसिकली सन्यासी विद्रोह से प्रेरित होकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की, और इस आनंद मठ के माध्यम से इन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति का जो भारतीय धर्म और संस्कृति है, इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का एक योगदान निकल कर आता है। ये आपको समझना होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ की रचना और आनंद मठ के माध्यम से भारतीय धर्म और संस्कृति का उजागर करना। उसी प्रकार के बंगाल में एक और अगर हम देखें तो एक योगदान जो है वो रामकृष्ण परमहंस का उभर कर आता है। और रामकृष्ण परमहंस के संदर्भ में अगर बात करें तो इनके शिष्य जो थे, इनके शिष्य विवेकानंद, इनके शिष्य जो थे वो विवेकानंद थे। और विवेकानंद इनके जो शिष्य रहे, इन्होंने आगे जाकर भारतीय धर्म और संस्कृति का काफी योगदान, काफी बढ़ावा दिया, जो भी हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल रामकृष्ण परमहंस का एक योगदान रहा नव वेदांतवाद का प्रसार, नव वेदांतवाद के संदर्भ में। और इस नव वेदांत, चूंकि ये नव वेदांतवाद का विचार को लोकप्रिय अगर किसने बनाया तो वो है स्वामी विवेकानंद। नव वेदांतवाद है क्या? तो उपनिषद की बातों को सरल ढंग से लोगों तक पहुंचाने का जो आधार बना वही नव वेदांतवाद है। और इसी विचारधारा को अधिक से अधिक किसने प्रसारित किया? स्वामी विवेकानंद। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक इनका ये एक ध्यान में ये भी रखना कि ये वेल्लूर, ये कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वेल्लूर मठ के काली पुजारी थे, और यहीं से रहकर इन्होंने नव वेदांतवाद जैसे विचारों को आगे बढ़ाया। तो ये आपका बंगाल के क्षेत्र में रामकृष्ण परमहंस का योगदान निकल कर आता है। उसी प्रकार से बंगाल के क्षेत्र में एक और योगदान निकल कर आता है, वो है स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कई सारे फैक्ट है, उसको पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इनके द्वारा इस विचारधारा को आगे बढ़ाया गया नव वेदांतवाद विचारधारा। तो ये नव वेदांतवाद विचारधारा का आगे प्रसार करने में योगदान किसका था? विवेकानंद का था। विवेकानंद का दूसरा अगर योगदान देखें तो इन्होंने एक विचार दिया दरिद्र नारायण की अवधारणा। ये दरिद्र नारायण की अवधारणा, ये सब मैं पीटी के हिसाब से भी बता रहा हूँ, हालांकि इनका योगदान राष्ट्र के निर्माण में भी इनका योगदान रहा है, जो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझिएगा, इन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा के माध्यम से समाज के वंचित, शोषित और असहाय लोगों को सेवा देने की भावना लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद का एक और योगदान रहा कि इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में शामिल होकर भारतीय धर्म और संस्कृति का क्या किया? एक तरह से गुणगान किया और भारतीय धर्म और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर लाने का प्रयास किया। ये विश्व धर्म संसद का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो शिकागो में हुआ था। ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये भी स्वामी विवेकानंद का एक योगदान निकल कर आता है। सब ये पीटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद का अगर बात करें तो इनका योगदान, जो लास्ट ईयर बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से लोगों में शिक्षा और सामाजिक सरोकार लाने की बात कही गई। तो ये सभी योगदान जो है वो मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद का निकल कर आता है। और ये सभी सुधारक जो है ये बंगाल में अपना केंद्र बनाकर रखे गए, जिसमें से सबसे बड़े सुधारक के रूप में देखें तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के संदर्भ में कुछ फैक्ट और भी ध्यान में सुनिएगा। इन्हें आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, भारतीय धर्म सुधारक का जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार बंगाल क्षेत्र में ये प्रमुख है सुधारवादी आंदोलन चला। इसके अलावा अगर देखें तो बंगाल के अलावा दूसरा अगर कोई केंद्र बना सुधारवादी आंदोलन के रूप में तो वो उभर कर आता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अगर देखें तो सबसे पहला सुधारवादी आंदोलन के रूप में 1867 में प्रार्थना समाज, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रार्थना समाज जो है वो 1867 में, 1877 में अगर बात करें तो आर्य समाज की भूमिका। इसके अलावा अगर देखें तो ज्योतिबा फुले की भूमिका, इन्होंने भी
महाराष्ट्र क्षेत्र में सुधारवादी आंदोलन चलाया। इसके अलावा अगर देखें तो महाराष्ट्र क्षेत्र में सुधारवादी आंदोलन में गोपाल बाबा बालंकर की भूमिका, ये भी आपको नाम ध्यान में रखना होगा। और महाराष्ट्र क्षेत्र में अगर सुधारवादी आंदोलन के रूप में अगर देखें तो भीमराव अंबेडकर की भूमिका। तो ये भीमराव अंबेडकर की भूमिका, ये जितने भी सुधारक है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र में ये सुधारक के रूप में जाने गए हैं। सबका योगदान किसी न किसी क्षेत्र में उभर कर आता है। जैसे आर्य समाज के रूप में, प्रार्थना समाज के रूप में अगर देखें तो प्रार्थना समाज के संदर्भ में कई सारे फैक्ट जो है वो निकल कर आता है। जैसे प्रार्थना समाज के रूप में अगर देखें तो प्रार्थना समाज के संस्थापक के रूप में आत्माराम पांडुरंग, ये ध्यान में रखना है, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक के रूप में रहे, जिसके माध्यम से इन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दोनों को सामंजस्य बनाकर सुधार लाने का प्रयास किए। इसी प्रार्थना समाज से एक और व्यक्ति का जुड़ाव था, वो था आपका महादेव गोविंद रानडे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, महादेव गोविंद रानडे, ये भी फैक्ट आपको लेके चलना है कि ये भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए व्यक्ति रहे। उसी प्रकार से आर्य समाज से अगर देखें तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा, और दयानंद सरस्वती को लेकर कुछ फैक्ट है, ये पहले हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करा देते हैं। ये समझिएगा कि दयानंद सरस्वती, ये दयानंद सरस्वती से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे दयानंद सरस्वती से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में देखें तो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना बंबई में, आर्य समाज की स्थापना जो है वो बंबई में किया गया। फिर इसके पश्चात ये 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बना दिया गया। आर्य समाज के माध्यम से वेदों को उजागर करने का प्रयास किया गया। वेद के संदर्भ में नारा दिया गया, पुनः वेदों की ओर चलो, और आर्य समाज के माध्यम से वेद को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वेद का अनुवाद किया गया सत्यार्थ प्रकाश के रूप में। ये वेद का हिंदी अनुवाद था, वेद भाष भूमिका के रूप में। ये वेद का संस्कृत में अनुवाद था। ये सभी जो भूमिका है ये वेदों को जनमानस तक पहुंचाने के संदर्भ में रहा। तो ये आर्य समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहा है। आर्य समाज से एक और महिला का नाम भी आता है, पंडित रामाबाई। पंडित रामाबाई ने महाराष्ट्र क्षेत्र में आर्य समाज की स्थापना की, और पंडित रामाबाई के द्वारा कृपा सदन और मुक्ति सदन, ये ध्यान रखिएगा कि इस आर्य समाज से एक महिला का भी जुड़ाव रहा है, पंडित रामाबाई। ये पंडित रामाबाई महिला का जुड़ाव ये आर्य समाज से रहा, जिन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र में आर्य समाज की स्थापना की। इसके अलावा पंडित रामाबाई के द्वारा कृपा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना की गई। ये खास तौर पर बेसहारा महिलाओं के संदर्भ में ये पहल था। ये सभी चीज आगे जाकर 1893 में जो है आर्य समाज का विभाजन हो जाता है, और आर्य समाज जो है वो दो रूप में बट जाता है, एक डीएवी के रूप में, एक डीएवी और दूसरा गुरुकुल के रूप में। ये ध्यान रखिएगा कि गुरुकुल की स्थापना जो है वो बाद में हुई थी, लेकिन डीएवी की स्थापना 1893 में देखें तो लाला लाजपत राय और हंस राज के द्वारा जो है 1893 में हुआ, जो आर्य समाज से ही विभाजित रहा। और 1902 में लेख राम और मुंशी राम के द्वारा गुरुकुल की स्थापना की गई। यही मुंशी राम आगे जाकर किस रूप में जाने गए, वो स्वामी श्रद्धानंद के रूप में जाने गए। तो ये आर्य समाज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट था ये हमने आपको डिस्कस कराया। उसी प्रकार से महाराष्ट्र क्षेत्र में अगर देखें तो एक भूमिका रानडे का भी निकल कर आता है सुधारवादी आंदोलन के रूप में। और रानडे के रूप में अगर देखें तो इनके पहल से महाराष्ट्र क्षेत्र में 1897 में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, 1887 में जो है एनुअल नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से कांग्रेस मंच से ही सामाजिक मुद्दा का प्रस्तुतिकरण, परंतु इस मंच का समापन जो है वो
1895 में। तो 1897 में कांग्रेस के मंच से एनुअल सोशल नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ये आपको फैक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। और ये इस मंच का समापन जो है वो 1897 में कर दिया गया, 1895 में जो है वो कर दिया गया था। तो ये प्रमुख योगदान जो है वो आपको बंगाल और महाराष्ट्र क्षेत्र में उभर कर आता है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो एक ज्योतिबा फुले के बारे में जो हमने बताया, तो ज्योतिबा फुले का भी एक योगदान था। और ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना होगा। ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये सत्य शोधक समाज की स्थापना और ज्योतिबा फुले के द्वारा ही एक पुस्तक निकाली गई थी जिसका नाम था गुलामगिरी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि गुलामगिरी के संपादक कौन थे, तो ये ज्योतिबा फुले है। और इन्हीं का और योगदान है, देखें इनकी पत्नी सावित्री फुले का भी आगे योगदान उभर कर आता है महाराष्ट्र क्षेत्र में सुधारवादी अभियान के रूप में। इसके अलावा अगर हम देखें तो महाराष्ट्र क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर का भी योगदान है, जिन्होंने 1927 में महार सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसके तहत इन्होंने महारों को संगठित करते हुए महार सत्याग्रह से जुड़ाव किसका रहा है, तो भीमराव अंबेडकर का जुड़ाव रहा। और इनके द्वारा जो है वो महार जातियों को संगठित कर कर सार्वजनिक तालाबों पर इस्तेमाल का अभियान चलाया गया। ये मुख्य रूप से अगर देखें तो ये योगदान जो है ये निकल कर आता है भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर का अन्य भी योगदान रहा है, जैसे अगर हम बात करें इनके द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कांग्रेस क्लास की स्थापना की गई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई। ये सभी चीज जो है वो भीमराव अंबेडकर के योगदान को दर्शाता है। ये सभी चीज अगर देखें तो इनके द्वारा जो है इनके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। ये मुख्य रूप से अगर देखें तो ये अंबेडकर का योगदान को दर्शाता है। तो ये सभी सुधारक जो है वो महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है उभर कर आए थे, जो हमने यहाँ पर शॉर्ट में बताने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र क्षेत्र में अगर हम देखें तो कुछ अन्य सुधारकों के रूप में भी भूमिका आता है, जैसे हमने अभी बताया कि मुख्य रूप से कुछ फैक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे हमने 1927 में बताया महार सत्याग्रह के रूप में, उसी प्रकार से अंबेडकर का जो भी योगदान है वो सारे यहाँ पर फैक्ट के रूप में एक एक करके यहाँ पर लिख देते हैं कि अंबेडकर जी के द्वारा जो सुधारवादी अभियान चलाया गया, वो सुधारवादी अभियान का क्या क्या इनका उदाहरण निकल कर आता है, ये इसको एक एक फैक्ट के रूप में इसको देखना है, ठीक है ना। अगर फैक्ट के रूप में अगर देखें तो अंबेडकर जी का योगदान जो है वो सबसे पहले निकल कर आता है 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। 1928 में अंबेडकर जी के द्वारा महार सत्याग्रह का संचालन, जो महार जाति को संगठित करते हुए सार्वजनिक तालाब में इस्तेमाल, 1928 में इन्होंने साइमन के समक्ष पृथक निर्वाचन लाने की बात की थी। साइमन आयोग का इन्होंने समर्थन किया था और इसके समक्ष दलितों के लिए पृथक निर्वाचन 1930, 31, 32 में ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दलित प्रतिनिधिकर्ता के रूप में कौन गए थे, तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति जो थे वो थे आपको मुख्य रूप से अंबेडकर जी। इनके द्वारा उन्होंने 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की थी 1930 में। 1936 में इन्होंने इनके फैक्ट के रूप में अगर देखें तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा।
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना, और ये लेबर पार्टी के माध्यम से इन्होंने किसान दलित और श्रमिकों को जोड़ने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर देखें तो इन्हें इनके द्वारा 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ये सब अंबेडकर के द्वारा स्थापित संगठन था, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना। तो ये सभी फैक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। अंबेडकर जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे फैक्ट जो है हमने यहाँ पर आपको मेंशन करा दिया है, ठीक है। तो ये आपका महाराष्ट्र क्षेत्र में जितने भी सुधारवादी आंदोलन था वो हमने आपको बताया। दक्षिण भारत में अगर देखें तो सुधारवादी आंदोलन के रूप में केरल में अगर देखें तो श्री नारायण गुरु की भूमिका निर्भर करता है। अगर दक्षिण भारत में अगर हम देख रहे हैं तो केरल के क्षेत्र में अगर देखें तो केरल के क्षेत्र में भूमिका के रूप में श्री नारायण गुरु की भूमिका, जिन्होंने श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम नामक संस्था की स्थापना की है। इसके अलावा तेलुगु क्षेत्र में अगर देखें तो वीर सैलिंगम का भी भूमिका उभर कर आता है। 1800 तेलुगु क्षेत्र में अगर देखें तो तेलुगु क्षेत्र में 1878 में वीर सैलिंगम, ये नाम ध्यान में रखिएगा कि ये वीर सैलिंगम के भूमिका, जिन्होंने तेलुगु क्षेत्र में जो है वो मुख्य रूप से इनके द्वारा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसके तहत विधवा पुनर्विवाह को, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जिसके तहत विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। तो ये तेलुगु के क्षेत्र में रहा। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो मद्रास क्षेत्र में ई.वी. रामास्वामी का योगदान, ई.वी. रामास्वामी, ये नाम ध्यान में रखेगा, ई.वी. रामास्वामी का योगदान, और इनके द्वारा मद्रास क्षेत्र में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। तो ये आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो महाराष्ट्र क्षेत्र, ये मद्रास क्षेत्र में, इसी को सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी कहा जाता है, जिसका योगदान जो है ई.वी. रामास्वामी का, नारायण गुरु का योगदान, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम की स्थापना करने में, वीर सैलिंगम का योगदान सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करने में ये रहा है। तो ये सारा जो है वो दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और बंगाल क्षेत्र में रहा। कुछ ऐसे अभियान जो है, कुछ ऐसे सुधारवादी अभियान जो है वो भारत से बाहर भी देखा गया। जैसे अगर हम बात करें एज ऑफ कंसेंट लॉ को पारित करना, यानी कि भारत से बाहर, यानी इंग्लैंड में अगर देखें तो इंग्लैंड में सुधारवादी अभियान का एक रूप निकल कर आया, बहराम, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, बहराम जी मालाबारी द्वारा, जिन्होंने 1891 में एज ऑफ कंसेंट लॉ पारित किया, और इस एज ऑफ कंसेंट लॉ के तहत लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा को बढ़ा दिया गया। एज ऑफ कंसेंट लॉ को पारित करा दिया गया, जिसके तहत लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष किया गया। और यही आगे जाकर 1929 में हरविलास शारदा के द्वारा शारदा एक्ट पारित किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 1929 में शारदा एक्ट, ये शारदा एक्ट जो है ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा, जो इसी को बढ़ाया गया 1929 में, और लड़कियों की विवाह की सीमा जो है वो 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये शारदा एक्ट के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना होगा। ये सभी भूमिका जो है वो भारत से बाहर रहा। भारत से बाहर एक और भूमिका आप समझ सकते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के रूप में भी आप देख सकते हैं कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में 1800 ब्लावात्स्की और ऑलकट के प्रयास से
ये ऑलकॉट के प्रयास से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी, जिसका उद्देश्य जो था वो भारतीय धर्म और संस्कृति को समझना। और यही थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में ब्रांच जो है वो कब स्थापित हुआ? 1882 में अडियार में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि अडियार में इसकी स्थापना हुआ, और इसी से जुड़ाव किसका रहा? एनी बेसेंट का। तो यही एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का शाखा 1882 में अडियार में स्थापित हुआ था, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का एकमात्र उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की संस्कृति को जानना और उसको उजागर करने के संदर्भ में। ठीक है, तो ये सभी आपका जो है वो हमने यहाँ पर आपको डिस्कस कराया, भारतीय धर्म से संबंधित जो भी पहल किया गया था उसको लेकर। कुछ पहल जो है वो हमने आपको बताया कि कुछ पहल इस्लाम में भी देखा गया। जैसे इस्लाम में अगर हम देखें तो इस्लाम में कुछ सुधारवादी आंदोलन जो है वो उभर कर आता है। ठीक है ना, ये इस्लाम के संदर्भ में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय इस्लाम में भी सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी देखा गया। जैसे भारतीय इस्लाम में पुनरुत्थानवादी का जो मंच बना वो मंच था आपका देवबंद आंदोलन। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि देवबंद आंदोलन जो है वो भारतीय धर्म में देवबंद आंदोलन जो है इस्लाम की अच्छाइयों को उजागर करने के लिए ये देवबंद आंदोलन का संचालन 1866 में किया गया, और इसी इस्लाम की अच्छाइयों को उजागर करने के लिए इस्लामिक मदरसा का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया। उसी प्रकार से इस्लाम में सुधारवादी आंदोलन के रूप में ये नाम आता है आपका, सुधारवादी आंदोलन के रूप में वो नाम आता है अलीगढ़ आंदोलन। और इस अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो थे वो सैयद अहमद थे। तो ये ध्यान में रखना होगा कि अलीगढ़ आंदोलन जिसकी स्थापना 1875 में सैयद अहमद खां के द्वारा हुआ, और सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से मुसलमानों में शिक्षा लाने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा कई ऐसे पहल किया गया, जैसे इस साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में, एक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन 1870 में, तहजीबुल अखलाक के संदर्भ में इन्हीं के प्रयास से 1875 में अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो आगे जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हो जाता है। तो ये सभी फैक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। उसी प्रकार से अगर हम देवबंद आंदोलन से जो जुड़े व्यक्ति का अगर बात करें तो रशीद अहमद गंगोही और मौलवी कासिम ननोतवी का योगदान जो है वो देवबंद आंदोलन से रहा, जिनका उद्देश्य था भारतीय इस्लाम को यथास्थिति बरकरार रखने का। तो कुल मिलाकर ये सारे जो हमने अभी आपको बताया है ये सुधारवादी आंदोलन के संदर्भ में रहा है, जो आपकी प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर आपको ये लेक्चर तैयार किया है। और उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा, चाहे वो 71 बीपीएससी के एग्जामिनेशन में या अन्य एईडीओ या यूपीएससी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज ये इतने बड़े सारे टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सभी चीज़ हमने आप जो डिस्कस कराया है सब प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस कराया है, और ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको समझा जाता है। तो सेशन को आज यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के माध्यम से एक नए टॉपिक को क्विक रिवीजन के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।